हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोगों ने पिछली क्लास में ओपी डीपीडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग यहाँ पर हमारा जो बायोलॉजी के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी जो चल रहा है, इस प्लांट फिजियोलॉजी का जो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और वो जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा जल विभव। तो आज हम हमारी इस क्लास के अंदर जल विभव के बारे में बातें करेंगे। अच्छा, जल विभव को वाटर पोटेंशियल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वाटर पोटेंशियल। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं जल विभव की, तो देखो ये होता क्या है। देखो, अब तक मैं आप लोगों को दो बीकरों से सारी चीजें समझाता आया हूं। अब भी मैं आप लोगों के सामने वही दो जो कंटेनर है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूं। अच्छा, दोनों कंटेनरों के अंदर समझना जल विभव को अच्छे से, ठीक है। और हमारा जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो पहला जो कंटेनर है ए, और दूसरा जो कंटेनर है इसको बोल रहे हैं बी। अच्छा, पहला जो कंटेनर है ए, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल को यहाँ पर रख लिया है। दूसरा जो कंटेनर है इसके अंदर मैंने क्या किया, विलयन बना लिया है, सॉल्यूशन यहाँ पर बना लिया है। मतलब कुछ मात्रा में विलय की जो मात्रा है वो इसके अंदर मिला दी गई है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो मैंने यहाँ पर मिला दिया है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ शुद्ध जल की, तो शुद्ध जल का जो डीपी है, डिफ्यूजन प्रेशर, वो आपको सबको पता है सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। और वो मैक्सिमम कितना होता है भाई, आपको मैंने वैल्यू भी लिखवा रखी है 1236 एटीएम। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि अगर किसी विलायक के अंदर आप लोग अगर विलय की मात्रा मिला रहे हो तो उस विलयन का जो डीपी है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब कम होगा तो मैंने आपको जल की गति भी मैंने आप लोगों को बता रखी है कि जो जल की जो गति है वो कहां से कहां होगी, बोलो, उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर यहाँ पर जो जल है वो यहाँ पर मूव करेगा। दूसरी बात, अगर मैं अर्ध पारगम्य झिल्ली की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर मेरा ओपी निकल के आएगा भाई। विलय के कणों के कारण जो भी इस अर्ध पारगम्य झिल्ली पर जो दाब लगता है वो वही दाब क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, परासरण दाब आता है विलय के कारण, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या इस कंटेनर के अंदर विलय की मात्रा, अगर मैं शुद्ध जल बोल रहा हूं तो बिल्कुल जीरो है। और जब बिल्कुल जीरो है तो इसका मतलब इसका जो ओपी है वो भी क्या है, बिल्कुल जीरो है, यानी कि बहुत सबसे कम है। ठीक है। और इसका जो ओपी है वो बढ़ा हुआ है इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन क्या आ चुका है, सॉल्यूट आ चुका है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स के द्वारा जो अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जो भी बल जो लगता है, ठीक है, इसके कारण जो भी दाब जो लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब इसका ओपी क्या है, अधिकतम है। इसका मतलब जल की गति कहाँ होगी, बोलो, अरे बोलो, निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर। अच्छा, तीसरी अगर मैं बात यहाँ पर करता हूं, डीपीडी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है, विसरण दाब न्यूनता। मैंने आप लोगों को यही बताया था कि डीपीडी भी विलय के कणों के कारण आती है, समझ रहे हो। अच्छा, जब डीपीडी विलय के कणों के कारण आते हैं तो मुझे एक बात बताओ, इस कंटेनर के अंदर विलय नहीं है, और जब विलय नहीं है तो इसका मतलब इसका डीपीडी भी क्या है, कम है। और इसका डीपीडी क्या है, इसकी तुलना में अधिक है। और जब इसका डीपीडी अधिक है तो जल की गति बोलो कहां से कहां होगी, निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की। और यहाँ पर जो जल है वो यहाँ पर हमको देखा जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर जल विभव की। ये हमारी जो पिछली जो क्लास है वो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जल विभव की। अच्छा, जल विभव में एक ही बात याद रखना, स्वतंत्र ऊर्जा, ठीक है, फ्री एनर्जी। और दूसरी बात आप लोग याद करोगे, एक पॉइंट है ऊष्मा गति की, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। स्वतंत्र ऊर्जा या ऊष्मा गति की के आधार पर किसी भी विलयन की जो डीपीडी होती है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी विलयन की डीपीडी, ध्यान रखना, स्वतंत्र ऊर्जा या ऊष्मा गतिकी के अनुसार किसी भी विलयन की डीपीडी हमेशा क्या कहलाती है, बोलो, उस विलयन का जल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, जल विभव। इसका मतलब ऊष्मा गतिकी के अनुसार जो डीपीडी जो होती है वही क्या कहलाता है, बोलो,
जल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जल विभव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो जल विभव है इसको किसी ना किसी चीज से डिनोट भी कर रहे होंगे। अच्छा इसको ध्यान से सुनना, इस जल विभव को डिनोट किया जाता है, अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है ग्रीक शब्द जिसे बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं भाई? साई। और इसे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और ये जो साई है, मुझे एक बात बताओ, वाटर पोटेंशियल है। अगर मैं बात करूं विभव को मैं अगर साई से दर्शाता हूं तो जल है, जल को वाटर बोलते हैं, तो साई डब्ल्यू। किससे दर्शाते हैं भाई? साई डब्ल्यू से। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसकी इकाई की, कि भाई जल विभव की जो इकाई है वो क्या होती है, तो आप लोग एक ही बात याद रखना, या तो बार होती है या फिर पास्कल होती है। क्या होती है भाई? बार या फिर पास्कल, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं शुद्ध जल, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ध्यान रखना, शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो हमेशा सर्वाधिक होता है। कितना होता है भाई? सर्वाधिक। और सर्वाधिक भी, और जो वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? शून्य, जीरो जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल के आती है। ध्यान रखना, शुद्ध जल का जल विभव सबसे ज्यादा होता है और जो शून्य के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आप सबको पता है अगर जल जो है अगर शुद्ध रहेगा तो उसकी जो स्वतंत्र ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा भाई? स्वतंत्र ऊर्जा, वो क्या होगी? अधिकतम होगी। भाई शुद्ध है ना, विलय तो है ही नहीं। अगर मैंने इसका विलयन बना दिया तो इसका मतलब विलय की मात्रा डाल दी, और जब विलय की मात्रा यहां पर डाली तो इसका मतलब उसकी जो स्वतंत्र ऊर्जा है, जल के अणुओं की जो स्वतंत्र ऊर्जा है वो क्या हो गई? बोलो, कम हो गई। और जब स्वतंत्र ऊर्जा कम हुई तो ध्यान रखना जल विभव भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्वतंत्र ऊर्जा अधिकतम तो जल विभव भी अधिकतम, और स्वतंत्र ऊर्जा अगर न्यूनतम है तो जल विभव का मान भी क्या आएगा? आपका न्यूनतम आएगा, ठीक है भाई। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं इस साई डब्ल्यू की, तो मैं अब बोल रहा हूं कि जो साई डब्ल्यू किसके बराबर है उष्मागतिकी के अनुसार? डीपीडी के बराबर है। यही बात है भाई। अच्छा जब डीपीडी के बराबर, तो मुझे एक बात बताओ सर, आपने तो बोला था कि विलय की मात्रा बढ़ाओगे तो साई डब्ल्यू कम हो जाएगा, लेकिन डीपीडी तो आता ही विलय के कारण है। जब विलय की मात्रा यहाँ बढ़ाते हैं तो डीपीडी जो है वो बढ़ता है। इसका मतलब सर यहाँ पर तो कौन सा चिन्ह आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखना साई डब्ल्यू जो है वो हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक डीपीडी के बराबर होता है। यानी कि जल विभव डीपीडी के बराबर तो है उष्मागतिकी के अनुसार, लेकिन माइनस साइन में बराबर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पर एक और यहाँ पर डेफिनेशन निकालने की सोचते हैं तो देखो क्या हम यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन निकाल सकते हैं? ये देखो, शुद्ध जल के अंदर जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, भाई एक तो इस वाले कंटेनर में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, और एक इस वाले कंटेनर के अंदर जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, मतलब विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा। और इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि शुद्ध जल का और विलयन में जल के अणुओं की जो स्वतंत्र ऊर्जा का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाएगा? जल विभव यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, जल विभव हमेशा, आप तो एक ही पॉइंट याद रखो, जल विभव का मतलब है स्वतंत्र ऊर्जा। जिस विलयन के अंदर जल के अणु जितने अधिक स्वतंत्र होंगे उस विलयन का जल विभव भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। हाँ भाई, हम लोगों ने जल विभव के बेसिक पॉइंटों के बारे में आप बात कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो जल विभव है, इस जल विभव के घटक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक ही पॉइंट याद रखना कि जो जल विभव जो है उसके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं भाई? दो घटक। एक तो होता है आपका विलय विभव, क्या बोलते हैं भाई? एक को तो विलय विभव, और दूसरा होता है कौन सा? दाब विभव। विलय विभव को ध्यान रखना परासरणी विभव भी कहा जाता है। क्या भी कहते हैं इसको? परासरणी विभव। ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो विलय विभव है इसको हम लोग साई, भाई विलय है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूट पोटेंशियल। इसका मतलब इसे मैं यहां पर किससे दर्शाऊंगा? साई एस से दर्शाऊंगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जल विभव है, इसके आधार पर ये जो साई जो एस है, यानी कि विलय जो विभव है, वो ध्यान रखना हमेशा
ओपी के बराबर होता है भाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं कि विलय विभव जो है, विलय विभव जो है वो विलय की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप लोग विलयन में विलय की मात्रा बढ़ाओगे तो ध्यान रखना उस विलयन का विलय विभव हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन ओपी जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैं भाई यहाँ पर फिर से वही विलय के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना साई एस जो है वो ओपी के बराबर तो है लेकिन ऋणात्मक मान में बराबर है। क्यों? क्योंकि एक तो विलय के साथ बढ़ रहा है और एक विलय के साथ यहाँ पर घट रहा है। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं दाब विभव की, तो इसे बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अच्छा दाब विभव जो है इसको साई पी से दर्शाते हैं। किसी भी विलयन का साई पी यानी कि दाब विभव जो है वो किसके बराबर होता है भाई, टीपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टीपी के। और ये किसके बराबर होता है, धनात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है। जबकि ये किसके बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं क्या, इसका जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि इसका जो मान है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक निकल के आता है। ठीक है। अच्छा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। भाई विसरण दाब न्यूनता जो है उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, कि डीपीडी किसके बराबर होती है, ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होती है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखो इनको ध्यान से समझना कि मेरा जो साई डब्ल्यू है, अभी जो मैंने आपको बताया था साई डब्ल्यू, वो डीपीडी के बराबर था लेकिन कैसे था, ऋणात्मक मान में। दूसरा मेरा जो साई एस जो है वो ओपी के बराबर है और वो भी कैसे है, ऋणात्मक मान में। और मेरा जो साई पी जो है वो किसके बराबर है भाई, टीपी के बराबर है और वो भी कैसा, धनात्मक मान में। अगर मैं इनको यहां रखना चाहूं तो देखो कैसे रख सकता हूं, तो देखो साई डब्ल्यू जो है आपका डीपीडी के बराबर है लेकिन माइनस में, तो मैं बोल सकता हूं कि डीपीडी जो है वो साई डब्ल्यू के बराबर होगा लेकिन माइनस मान में बराबर होगा, तो माइनस का साई डब्ल्यू बराबर। अच्छा मैं ओपी की बात करता हूं तो ओपी में भी क्या आ जाएगा बोलो, माइनस साई एस, और माइनस यहाँ पर है ही और ये प्लस में बराबर होता है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, टीपी की जगह साई पी बोल सकता हूँ। अच्छा जब मैं ये सब कुछ बोल सकता हूँ तो मैं इनको सॉल्व भी कर सकता हूँ क्या, हाँ सर। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, साई एस प्लस साई पी बोलो। अच्छा जब साई एस प्लस साई पी हुआ तो यहाँ पर क्या था, माइनस साई डब्ल्यू। जब माइनस साई डब्ल्यू था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और जब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो क्या आया भाई, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। क्या निकल के आया भाई, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीडी का भी और किसका, साई डब्ल्यू का भी। अच्छा अगर मैं यहां पर जल की गति देखता हूं, किसके संदर्भ में बोलो, साई डब्ल्यू के संदर्भ में, मतलब जल विभव के संदर्भ में। अगर मैं किसी विलयन में जल की अगर मैं गति देखता हूं तो ध्यान रखना हमेशा उच्च साई डब्ल्यू से जल निम्न साई डब्ल्यू की ओर जाएगा। कहां जाएगा भाई, उच्च से निम्न की ओर, यानी कि हाई टू लो जो मूवमेंट है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डीपीडी के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमने 3 प्रकार की जो कोशिकाएं वो यहां पर ली थी। सबसे पहली पूर्ण स्फीत कोशिका, दूसरी स्लथ कोशिका और तीसरी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका हम लोगों ने यहाँ पर ली थी। ऐसे ही हम लोग जल विभव को निकालेंगे उन तीनों ही कोशिकाओं के अंदर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, देखो बेटा ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं सबसे पहले देखता हूं यदि हमारी जो कोशिका है वो कैसी हो, पूर्ण स्थिति हो, ठीक है, कंप्लीटली टारगेट सेल यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट हो। तो ध्यान रखना पूर्ण स्थित कोशिका के लिए आप सबको पता है कि साई डब्ल्यू जो है ना वो ही शून्य होता है। ठीक है, पूर्ण स्थित कोशिका के लिए साई डब्ल्यू का मान क्या होता है, 0 होता है। और जब साई डब्ल्यू का मान 0 होता है तो मुझे एक बात बताओ, साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, साई एस प्लस साई पी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों योग हैं और साई डब्ल्यू जो है अगर वो 0 है इस कोशिका के लिए तो 0 में यहां लिख दूंगा, तो यहाँ क्या आएगा, साई एस प्लस साई पी। अब ये क्या हो गया, साई एस बराबर माइनस का साई पी।
ठीक है। तो इसका मतलब पूर्ण स्थित कोशिका के लिए साई एस का मान किसके बराबर होता है, माइनस साई पी के बराबर होता है। दूसरी अगर मैं कोशिका की बात करता हूं तो मैं बात कर लेता हूं स्लथ कोशिका की, फ्लैसिड जो सेल जो होती है उसकी बात करता हूं। तो स्लथ जो कोशिका है, इस स्लथ कोशिका के लिए ध्यान रखना साई पी का जो मान है, ठीक है, वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो बिल्कुल ढीली ढाली रहती है, ठीक है, उसके अंदर स्फीति दाब जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। तो साई पी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जब साई पी का मान 0 हुआ तो मुझे एक बात बताओ, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस 0, भाई साई पी 0 है, इसके लिए 0 आ गया, तो इसका मतलब साई डब्ल्यू बराबर साई एस के बराबर हो गया, ठीक है। तो स्लथ कोशिका के लिए साई डब्ल्यू का मान किसके बराबर होता है, साई एस के बराबर होता है। तीसरी जो सेल है वो हमारी है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कौन सी कोशिका है भाई, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। आप सबको पता है, ये मैंने आपको डीपीडी में बताया था कि जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है, उस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए टीपी का मान क्या निकल के आता है, नेगेटिव। और जब टीपी का मान नेगेटिव निकलता है तो साई पी का मान भी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। और जब साई पी का मान नेगेटिव होगा तो मुझे एक बात बताओ, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये हमारा फॉर्मूला है। और जब ये हमारा फॉर्मूला है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, साई एस प्लस माइनस का बोलो साई पी, भाई नेगेटिव है ना, ठीक है, और साई डब्ल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसके बराबर हुआ, साई एस माइनस साई पी के, और ये क्या निकल का है हमारा, साई डब्ल्यू निकल के आया, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होती है उसके लिए साई डब्ल्यू क्या निकल के आता है, साई एस प्लस साई एस माइनस साई पी, ठीक है। हाँ भाई इधर ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने डीपीडी के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ऐसे ही हम लोग साई डब्ल्यू के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि जो जल है उस जल की गति कहां होगी, यानी कि किस कोशिका से किस कोशिका में होगी। यदि मान लो ये कोशिका ए है, ये कोशिका बी है और ये कोशिका सी है, तो कौन सी कोशिका से कौन सी कोशिका में पानी जाएगा, अगर आपको ये दो डाटा दिए हुए हो। भाई देखो मैंने आप लोगों को इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकली है। मैंने आपको डीपीडी जब पढ़ाया था, उस डीपीडी के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ओपी और टीपी दे रखा हो तो ओपी माइनस टीपी करोगे तो डीपीडी निकल के आएगा, और जब डीपीडी निकल के आएगा तो डीपीडी के आधार पर जल की गति निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, साई एस और साई पी दे रखा है। इसका मतलब साई एस और साई पी के आधार पर आपका क्या निकलेगा, जल विभव, यानी कि साई डब्ल्यू निकल के आएगा। और जो साई डब्ल्यू जब निकल के आएगा, ठीक है, उस साई डब्ल्यू के आधार पर जल की गति कैसे होती है, हमेशा उच्च से निम्न की ओर होती है। कैसे होती है भाई, उच्च से निम्न की ओर होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मान लो ये हमारी एक ए जो कोशिका, इसके लिए हम लोगों को साई डब्ल्यू निकालना है। आप सबको पता है साई डब्ल्यू बराबर होता है साई एस प्लस साई पी। तो मुझे एक बात बताओ, साई एस कितना, माइनस का 7, और ये कितना, प्लस का 2, तो कितना निकल के आया भाई, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 बार पास्कल, ठीक है, इकाई मैंने आपको लिखा दी है। दूसरा साई डब्ल्यू निकालना है, तो साई डब्ल्यू बराबर होता है साई एस प्लस साई पी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, माइनस का 5 प्लस 1, तो माइनस का 4। अच्छा सी सेल के, सी जो कोशिका इसके लिए अगर मैं यहाँ पर साई डब्ल्यू निकालूं तो साई डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, साई एस प्लस साई पी। इसका मतलब साई एस जो है उसका मान है माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस का 2, कितना है भाई, माइनस का 1। यहाँ पर जो साई डब्ल्यू यहाँ पर निकल के आया। अब आप लोग देखो जल की गति, जल की गति देखने तो उच्च से निम्न की ओर देखोगे, तो उच्च से निम्न में यहाँ पर सारे के सारे जो मान है साई डब्ल्यू किस में है, माइनस में है। और माइनस में ध्यान रखना, जो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो जल है वो देखो सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा मान कौन सा है, देखो जो जीरो के कितना, जो जीरो के जितना समीप होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो ध्यान से सुनना, माइनस का 1। तो इसका मतलब सी कोशिका से जल यहाँ पर चलना प्रारंभ करेगा, और जब सी कोशिका से जल चलना प्रारंभ करेगा तो बोलो इसके बाद कौन आएगा भाई, ये। इसका मतलब बी कोशिका में, और बी कोशिका से कहा जाएगा, ए सेल में
जल जो है वो यहाँ पर एंटर करेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दे भी रखते हैं और नीट और एम्स ने बहुत बार पूछे भी हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर आपको सीधा साई डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखना है और रखने के बाद आपको सीधा सॉल्व करना है और उच्च से निम्न की ओर यानी कि सबसे ज्यादा मान से सबसे कम मान की ओर आपको जल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, हाँ भाई। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि जो अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारा का सारा आपके इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है कॉन्सेप्ट। वो जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना, आपको मैंने डीपी पढ़ा दिया, ओपी पढ़ा दिया, डीपीडी पढ़ा दिया, साई डब्ल्यू पढ़ा दिया, साई एस पढ़ा दिया। और ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सुन लेना, ये आपके घर के लिए है। ठीक है, यानी कि घर के लिए का मतलब ये है कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन है यदि विलायक में विलय की मात्रा बढ़ाई जाए तो निम्न में से क्या घटित होगा। और सब चीजें मैंने आपको बता रखी है कि विलय की मात्रा बढ़ाने पर कौन सी चीज बढ़ती है कौन सी चीज घटती है। बस आपको इसमें से मान लो जैसे डीपीडी बढ़ रहा है, ओपी घट रहा है, साई डब्ल्यू बढ़ रहा है, साई एस कम हो रहा है, डीपी घट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का इसमें से एक आंसर है वो आप लोग चूज करके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर आंसर डालिएगा, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब हम लोग अपना इसी चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है और जिसे मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि ये आगे आने वाला है आगे आने वाला है, तो इंतजार की घड़ी खत्म और वो जो टॉपिक है वो आपके सामने स्टार्ट है। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है, सबसे अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, जीव द्रव्य कुंचन। कौन सा है भाई? जीव द्रव्य कुंचन। अच्छा, जीव द्रव्य कुंचन जो है इसको पहली बात तो इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जीव द्रव्य कुंचन को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो जीव द्रव्य कुंचन है ये एक्चुअल में होता क्या है? आपने स्फीति दाब और भित्ति दाब दोनों दाब पढ़े, और स्फीति दाब और भित्ति दाब जब पढ़े थे तो उस टाइम मैंने आपको एक कोशिका ली थी और उस पादप कोशिका को मैंने एक विलयन में डाला था और उस विलयन का नाम था अल्प पराश्री विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये जो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन था, जब उस कोशिका को उसमें पटका था तो कोशिका फूली थी अंतःपरासरण के कारण, और जिसके कारण कोशिका झिल्ली के द्वारा भित्ति पर दाब लगाता, भित्ति के द्वारा झिल्ली पर दाब लगाता, तो इसलिए टीपी बराबर डब्ल्यूपी के आ गया और दिशा विपरीत होने के कारण वहां पर टीपी बराबर माइनस डब्ल्यूपी के हम लोगों ने रख दिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन बदल रहे हैं। यदि मैं उस पादप कोशिका को अल्प पराश्री विलयन की जगह पर अति पराश्री विलयन में रख दूं तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, देखो ये मेरी पादप कोशिका वही, ठीक है। यहां पर आप सबको पता है सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति। अरे भाई, कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल। दूसरा, यहां पर अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, इसके अंदर कोशिका रस भरा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कोशिका जो है पादप कोशिका, इस पादप कोशिका को मैंने एक विलयन है अपना जिसे बोल रहे हैं अति पराश्री विलयन। कौन सा विलयन है भाई? अति पराश्री विलयन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर इस कोशिका को क्या कर दिया हम लोगों ने? पटक दिया। अच्छा, जब इसको इसके अंदर पटका तो देखो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर जैसे पटका तो विलयन की परासरणीय सांद्रता अधिक है, ध्यान से सुनना, कोशिका रस की परासरणीय सांद्रता कम है।
जब इसकी परासरणीय सांद्रता अधिक होगी, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था सांद्रता अधिक मतलब विलय अधिक, बोलो। और जब विलय अधिक मतलब ये जो विलयन है ये गाढ़ा ज्यादा है, और जब गाढ़ा ज्यादा है तो ध्यान रखना जो विलयन जितना अधिक गाढ़ा होता है वो हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, पानी अवशोषित करेगा। और पानी जब ये अवशोषित करेगा तो मुझे एक बात बताओ कहां से करेगा, इस कोशिका रस से। और जब कोशिका रस से पानी को अवशोषित करेगा तो मुझे एक बात बताओ, इस कोशिका रस से पानी जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जब इस कोशिका से पानी बाहर निकलेगा तो मुझे एक बात बताओ, कोशिका फूलेगी कि सिकुड़ेगी, कोशिका सिकुड़ेगी, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। इसी भाई पानी बाहर निकलने वाली क्रिया को तो बोलते हैं बाह्य परासरण, ठीक है, यानी एक्सोऑस्मोसिस। तो ध्यान रखना बाह्य परासरण के कारण क्या होगा, यहाँ पर पानी बाहर निकलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब पानी बाहर निकलेगा तो कोशिका की जो स्थिति है यानी कि टाइटनेस जो है कोशिका का, ठीक है, टर्गिडिटी जिसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना कोशिका का जो टर्गिड जो स्थिति है वो क्या होगी, हल्की सी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं बोलूं तो स्फीति दाब यानी कि टीपी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो टीपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर मान लो मैं इस कोशिका को, जो ये कोशिका है, यदि इस कोशिका को थोड़े समय और इस सॉल्यूशन के अंदर पटक के रखूं तो मुझे एक बात बताओ, अंदर से जो झिल्ली थी वो थोड़ा सा अपनी जो शेप है उसको यहाँ पर बदल लेगी। अच्छा पहला जो स्टेप है ना जीव द्रव्य कुंचन का, इस वाले स्टेप को जिसमें टीपी का मान कम हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा प्रतिबंधित, क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोला जाता है इसको, प्रतिबंधित जीव द्रव्य कुंचन। इसे बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा सेकंड में देखो यहां पर क्या होगा, जब थोड़े लंबे समय के लिए इस कोशिका को पटकोगे तो पानी और ज्यादा मात्रा में बाहर आएगा, और जब पानी और ज्यादा मात्रा में बाहर आएगा तो मुझे एक बात बताओ, कोशिका और ज्यादा सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब इसका जो जीव द्रव्य है ना वो एक केंद्र में कुंचित यानी कि सिकुड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, और जिसके कारण यहाँ का जो टीपी है, देखो पहले हुआ था कम, अब क्या हो जाएगा बोलो, टीपी कम होते होते किस कंडीशन पर आ गया, मान लो जीरो वाली कंडीशन पर आ गया। और ध्यान रखना जब स्फीति दाब यानी कि टीपी का मान जब जीरो होता है तो इसे हम लोग इसकी सेकंड स्टेट बोलते हैं, और इस स्टेट का नाम होता है यहाँ पर प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। क्या नाम होता है इसका, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन यानी कि इंसिपिएंट, ठीक है, तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। थर्ड स्टेप है, यही हमारा, ठीक है, वही की वही प्लांट सेल है। अब की बार क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या देखा कि इस कोशिका को जब बहुत लंबे समय तक, ठीक है, यानी कि बहुत लंबे समय तक जब इसे एक अति पराश्रयी विलयन में रखा गया तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, पानी जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल चुका है, और यहाँ पर जो टीपी है इस टीपी का मान और कम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जीरो से भी कम होगा तो मुझे एक बात बताओ किस में पहुंच जाएगा भाई, नेगेटिव में। इसका मतलब टीपी का मान क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब टीपी क्या होगा, नेगेटिव। और ध्यान रखना टीपी जब नेगेटिव होगा तो इसी स्थिति को यानी कि इसी स्टेज को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन का सुस्पष्ट, क्या बोलते हैं भाई, सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं, सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन, एविडेंट, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इतना पढ़ लिया है। अच्छा टीपी का मान नेगेटिव, तो ध्यान रखना इसी कोशिका का नाम होता है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका यानी कि प्लाज्मोलाइड सेल, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है आप लोगों से कि यहाँ पर कोशिका भित्ति और इस प्लाज्मा झिल्ली यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा विलयन भरा रहेगा, ठीक है, यानी कि अल्प पराश्रयी भरा रहेगा, सम पराश्रयी भरा रहेगा या अति पराश्रयी भरा रहेगा। तो ध्यान रखना आपका आंसर जाना चाहिए अति पराश्रयी विलयन। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो ध्यान रखना हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्या होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है भाई। हाँ भाई हम लोगों ने यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है,
और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीव द्रव्य कुंचन का महत्व, क्योंकि हम लोग हर चीज के महत्व जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके भी हम लोगों को महत्व यहाँ पर पढ़ने हैं। अच्छा ध्यान रखना, सिग्निफिकेंस बोलते हैं इसको। अच्छा महत्व में सबसे पहला महत्व क्या है, देखो कोशिका का ओपी ज्ञात करना। पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ओपी का जो मापन है वो ऑस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा भी हम लोग ओपी का जो पता है हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा, मृत और जीवित कोशिकाओं के बीच में हम लोग अंतर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सको, ठीक है, और फिर आप लोगों के पास ये जो मटेरियल है वो यहाँ पर रहेगा। तो ध्यान रखना मृत एवं जीवित कोशिकाओं के बीच में अंतर। तो ध्यान रखना मृत कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य कुंचन की जो क्रिया है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है, जबकि जीवित कोशिका के अंदर जीव द्रव्य कुंचन की जो विधि है वो यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए अच्छा कौन सी मैकेनिज्म अपनाते हैं, ध्यान रखना नष्ट करने के लिए, ध्यान रखना जो नमक है ना हमारा NaCl, उसकी मात्रा का हम लोग वहां पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे जड़ों के जो बाहरी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, लवण की मात्रा बढ़ेगी, विलय की मात्रा बढ़ेगी, पानी को खींचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे खरपतवार की जो जड़ें वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी भाई, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगला, अचार को सुरक्षित रखने के लिए वही वाला प्रोसेस है, ठीक है, जैसा अभी ऊपर वाला बताया। अच्छा यहाँ पर क्या अगला, स्वच्छ जलीय, यदि मछली को यानी कि फ्रेश वाटर में जो रहने वाली जो मछली है, यदि उसको मैराइन वाटर में यानी कि लवणीय जल में हम लोग रख दें तो वो जो मछली है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहरी जो सांद्रता है वो क्या हो गई, अधिक हो गई, और बाहरी सांद्रता जब अधिक होगी तो मछली का जो शरीर है उस शरीर से पानी की जो मात्रा है उसको बाहर निकालने की बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिश होगी। हाँ भाई, अब हम लोग यहाँ पर एक अपना लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, अंतःचूषण, जिसे हम लोग अंतःशोषण या फिर हम लोग बोलते हैं इम्बिबिशन। अच्छा ये जो अंतःचूषण या अंतःशोषण है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी भी ठोस जो पदार्थ होता है उस ठोस पदार्थ के द्वारा कोई भी तरल पदार्थ का अवशोषण कर लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःचूषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रखा है, देखो आप लोगों को ये लिखने का जो एम है मेरा इतना सा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और घर बैठ के फिर आप लोग इसको अच्छे से और पढ़ते रहें। तो किसी भी ठोस पदार्थ द्वारा तरल का अधिशोषण क्या कहलाता है भाई, अंतःचूषण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो अंतःचूषण जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया होती है और जिसके द्वारा शुष्क कोलाइडी पदार्थ, ध्यान रखना जितने भी कोलाइडी पदार्थ होते हैं ना वो सारे के सारे कोलाइडी पदार्थ जल को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से कोलाइडी पदार्थ के बारे में, क्योंकि हमको क्या करना है, ठोस पदार्थ के द्वारा तरल पदार्थ का अवशोषण कराना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसके द्वारा शुष्क यानी कि ड्राई कोलाइडी जो भी मैटर होगा हमारा, ठीक है, वो जल को अवशोषित करेगा। और ध्यान रखना जो भी पदार्थ जल को अवशोषित करेगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा फूल जाएगा। तो अवशोषित करके क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, आप सबको पता है पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और ध्यान रखना जिससे बनी होती है वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, कोलाइडी पदार्थ होते हैं। ध्यान रखना हमारे जो पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो भी कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। और जब ये कोलाइडी पदार्थों की बनी हुई है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि जो पादप की जो कोशिका भित्ति है वो भी जल अवशोषित करने का जो गुणधर्म है वो यहाँ पर रखती है, यानी कि अंतःचूषण का गुणधर्म रखती है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना इस लॉजिक के पीछे एक अपना टॉपिक आएगा आगे, ठीक है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट जो पथ हम जो पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो जल के मार्ग में, ठीक है, पाथवे ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना वहां पर हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये पॉइंट वापस से आने वाला है। अच्छा एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो नीट ने और एम्स ने तो कई बार इसी तरीके से पूछ लिया है ऑर्डर के फॉर्म में, यानी कि सबसे ज्यादा अंतःचूषण जो है वो किस में मिलता है। तो ध्यान रखना आप लोग अगार अगार में, जो कि लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। अच्छा अगार अगार उससे कम पैक्टिन में मिलेगा, उससे कम प्रोटीन और उससे कम स्टार्च और सबसे कम किस में मिलेगा, सेलुलोज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक पॉइंट और भी याद रखना, अगार अगार जो है ये वो पदार्थ होता है जो अपने वजन का लगभग 99 गुना, कितना भाई 99
टाइम्स यानी कि 99 गुना जो पानी है वो अपने वजन से क्या कर लेता है, अधिक पानी जो है वो ये अवशोषित कर लेता है, यानी कि इसके अंदर ये सबसे ज्यादा जो क्षमता है वो यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, अंतः चूषण के दौरान एक ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेटिंग। क्या बोलते हैं उसे, हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। अंतः चूषण जो है वो एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर एक बहुत बड़े प्रकार का एक दाब जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है, और इस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि मैट्रिक दाब कहते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक विभव, ठीक है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई एम से, यानी कि अब ये पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, एम फॉर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे महत्व की। हम लोग हर टॉपिक के महत्व के बारे में पढ़ते हैं, तो अंतः चूषण का महत्व जो कहाँ कहाँ पर देखा जाता है वो देखते हैं। सिग्निफिकेंस, सबसे पहला देखो, आप लोग बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो घर में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां जो होती है, ठीक है, वो थोड़ी अकड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा क्या होता है, पानी का अवशोषण हो जाता है। दूसरा, सूखी लकड़ियों का फूल जाना, ठीक है, वो भी किसका गुणधर्म है, अंतः चूषण का। तीसरा, बीज आवरण, सीड जो कोट होता है, ठीक है, उसका फट जाना अंकुरण के समय, तो वो भी किसके कारण, अंतः चूषण के कारण। इसके अलावा पहाड़ की जो दरार होती है, ठीक है, होता क्या है कि जो हमारे जो पर्वत होते हैं उनके बीच में जो दरार होती है उसमें क्या करते हैं, लकड़ियां फंसा देते हैं, ठीक है, और लकड़ियां फंसाने के बाद उसमें पानी बार बार डाला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, बहुत बड़ा जो दाब है, ठीक है, इस दाब के कारण वो जो दरार है वो वहां से अलग हो जाती है, जिसके कारण दोनों के दोनों जो पर्वतों की जो श्रृंखलाएं जो थी वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, मतलब पर्वतों को तोड़ने में भी, ठीक है, अंतः चूषण जो विधि है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अनेक पादप जैसे स्लेजिनेला है, लाइकेन है, इनके अंदर पुनः जीवन की जो संभावना जो होती है वो भी अंतः चूषण के द्वारा होती है। और इसके अलावा ध्यान रखना, मूलरोम की कोशिकाओं में जल का सबसे पहले जो अवशोषण होता है वो भी कौन सी विधि के द्वारा होता है, अंतः चूषण विधि के द्वारा होता है, ठीक है भाई। और इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं, और आप लोग लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जो भी कुछ चीज समझ नहीं आए उसको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमारा जो चैनल है, ठीक है, साइंस विद गोपेश शर्मा, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो है वो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास जो है वो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।